discuss monopoly, price discrimination in monopoly, duopoly, oligopoly, and monopolistic competition. These are the imperfect market competition. So first, let us start with the monopoly market. Then the term monopoly refers to single seller. Mono means single and poly means seller. So the firm is said to be in monopoly condition if it is the sole seller of its product and does not have close substitute to its product, and also there are certain barriers to entry for the entry of the firms. तो जब एक फर्म हम मोनोपोली को कह सकते हैं जब वो एक प्रोडक्ट का सोल सेलर, एक अकेला सेलर है और उस प्रोडक्ट का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट नहीं है, और उस प्रोडक्ट को सेल करने के लिए, उस इंडस्ट्री में आने के लिए सर्टन बैरियर्स ऑफ एंट्री है, आसानी से उस मार्केट में नया फर्म एंटर नहीं कर सकता. तो देन वी से दैट द फर्म इज इन मोनोपोली. द मोनोपोलिस्ट डिमांड इज द मार्केट डिमांड. यहाँ एक ही फर्म होता है जो इंडस्ट्री को फॉर्म करता है. वन फर्म इज इक्वल टू द इंडस्ट्री. So whatever is the firm's demand curve, it is the industry's demand curve. The monopolist is the price maker. Now price maker मतलब मोनोपोली के हाथ में फुल पावर होता है, वो कोई भी प्राइस चार्ज कर सकता है क्योंकि उसके प्रोडक्ट को सब्स्टिट्यूट नहीं है. सो वो कितना भी प्राइस चार्ज करे, कंज्यूमर को वो परचेज करना पड़ेगा क्योंकि उससे उस कमोडिटी की जरूरत होगी. तो इसलिए मोनोपोलिस्ट इज द प्राइस मेकर, ही विल डिसाइड द प्राइस. देन प्योर मोनोपोली सजेस्ट दैट नो सब्स्टिट्यूट सिचुएशन. प्योर मोनोपोली मतलब दूर दूर तक कोई सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है उस प्रोडक्ट के लिए. देन देयर आर सर्टेन कॉजेस ऑफ मोनोपोली. वन इज ओनरशिप ऑफ की रिसोर्स. जो वो प्रोडक्ट बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल लगता है वो सिर्फ उस ओनर के पास है और किसी के पास नहीं है या आसानी से किसी और को नहीं मिल सकता. तो उस केस में क्या हो जाएगा, जिस फर्म के पास वो रॉ मटेरियल है वो क्या हो जाएगा, वो मोनोपोलिस्ट बन जाएगा. देन गवर्नमेंट लाइसेंस टू सिंगल फर्म. अगर किसी चीज के प्रोडक्शन के लिए गवर्नमेंट लाइसेंस चाहिए और गवर्नमेंट ने सिर्फ एक ही फर्म को लाइसेंस दिया हुआ है, तो उस केस में क्या हो जाएगा, मोनोपोली एग्जिस्ट होगी. देन सर्विस पेटेंट राइट्स. अगर कोई सर्विस है जो सिर्फ एक इन्वेंशन है, उस पे पेटेंट किया एक फर्म ने, तो कोई दूसरा फर्म उसे यूज नहीं कर सकता विदाउट द परमिशन ऑफ द पेटेंट होल्डर. सो इन दैट केस ऑल्सो मोनोपोली विल एग्जिस्ट. देन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मेक सिंगल प्रोड्यूसर मोर एफिशिएंट देन द लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स. कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है, सिंगल प्रोड्यूसर को एफिशिएंट बनाता है, लेकिन लार्ज नंबर ऑफ प्रोड्यूसर्स आ गए है तो वो एफिशिएंट नहीं रहता. उस वक्त क्या होता है, मोनोपोली सिचुएशन क्रिएट होती है. देन फीचर्स ऑफ मोनोपोली मार्केट. फर्स्ट वन इज एज नेम सजेस्ट सिंगल सेलर and several buyers. This is the primary feature of monopoly. In monopoly there is no difference between the firm and the industry. एक ही तो फर्म है, वही इंडस्ट्री बनाया, इंडस्ट्री कहलाएगा क्योंकि अदर फर्म्स नहीं है. तो there is no difference between firm and industry, and so firm's demand curve is the industry's demand curve. Second feature is no close substitute. जो भी प्रोडक्ट मोनोपोलिस्ट बेच रहा है उसे सब्स्टिट्यूट प्रोडक्ट नहीं है. In monopoly, product that monopolist produces has no close substitute. If close substitute exists, then monopoly cannot exist. Then strong barriers to entry of new firm. Even if monopolist firm is earning supernormal profit, new firms may face hurdles in trying to enter the industry. There are many reasons like legal barriers, technology, or naturally occurring substances which are others cannot find. So this causes the barriers for entry. लीगल बैरियर्स मतलब लाइसेंस या पेटेंट राइट है तो वो नहीं एंटर कर सकते. ऐसी कोई टेक्नोलॉजी है सिर्फ वो एक ही फर्म को पता है, वो उन्होंने वो टेक्नोलॉजी डिस्क्लोज नहीं की है, या फिर रॉ मटेरियल जो है वो दूसरों के लिए अवेलेबल नहीं है, सिर्फ वो एक ही फर्म के पास अवेलेबल है, तो उस केस में भी न्यू फर्म्स इस मार्केट में एंटर नहीं कर सकते. The next is the revenue curves under monopoly. Let us see how the revenue curves are there in monopoly. A monopoly firm is a price maker and not the price taker. In perfect competition, firms are the price taker because जो भी market का price
इक्विलिब्रियम प्राइस डिटरमाइन होता है वो ही वो फॉलो करते हैं, लेकिन मोनोपोली में एक फर्म ही है जो वो अपना प्राइस खुद डिसाइड करेगा। देन एवरेज रेवेन्यू कम ऑफ द फर्म इन अ मोनोपोली स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट थ्रू आउट इट लेंथ। एवरेज रेवेन्यू कर्व क्या होगा, वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होगा फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, and marginal revenue also it will slope downwards from left to right, but it is below the average revenue curve. marginal curve जो होगा वो भी लेफ्ट से राइट तक नीचे आएगा स्लोपिंग डाउन, but it will be below the average revenue curve. then the slope of marginal revenue is the twice that of AR, मतलब slope of MR is equal to twice the slope of average revenue, because you can see in the graph MR is steeper as compared to average revenue. Average revenue curve is the demand curve under monopoly. Monopoly में क्या है, average revenue is nothing but the demand curve. In perfect competition क्या होता है, perfect competition में AR is equal to MR is equal to price and which will be equal to demand. But in case of monopoly, only AR is equal to demand curve. This is the only situation. Then demand curve reflects the intention of monopolist in selling large quantities output through price reduction. अगर उनको ज्यादा रेवेन्यू कमाना है तो उन्हें क्या करना पड़ेगा, प्राइस कम करके आउटपुट या क्वांटिटी सोल्ड इंक्रीज करने वाले. सो डिमांड कर्व विल reflect the situation that it decreases the price in order to increase the quantity sold. This is the revenue curves under monopoly. Then let us see what is the equilibrium monopoly in short run. Equilibrium condition is same. Marginal revenue should be equal to marginal cost. This condition remains same for all market. Any firm is said to be in equilibrium when marginal revenue equal to marginal cost. So you can see here marginal revenue is equal to marginal cost. This is the equilibrium position and this is the equilibrium output, and to determine price we'll extend this line till AR curve and this will be your price P star. This is the equilibrium price. Price is determined by the by extending the quantity line up to average revenue and then taking back it to the price axis. So this is the equilibrium price, and profit earned by the firm will be equal to the rectangle CD ABCD. This is the profit earned, because here at this point it is the cost and this is the price. So whatever excess upon cost it is the profit earned by the monopolist. So this is the supernormal profit in case of monopolies, because it is earning more than the average cost incurred in production. Another possibility is that monopoly may in short run that the price may be less than the average cost but covering the average variable cost. अब यहाँ ग्राफ में देख सकते हैं ऐसी भी सिचुएशन होती है. This is the equilibrium. MR is equal to MC. This is the equilibrium point. So if we extend this line up to AR curve, you can see here this is AR. So our price charged will be at this level, B level. This is the price charged. Now at this price it is able to cover only the average variable cost but not the average cost. Though this situation also exists in the monopoly. Even in shutdown point would be willing in offering in case the price fails to cover in the ABC. Now in monopoly even a shutdown point exists if the price fails to cover ABC. Now suppose ये ABC का थोड़ा ऊपर होता तो वो कवर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट भी कवर नहीं कर सकता इस प्राइस में, तो उस वक्त क्या करेगा फर्म, उस टाइम वो शट डाउन करेगा या फिर प्राइस बढ़ाएगा. So that is the case of short run equilibrium in monopoly. Then equilibrium in long run. In long run also monopolist is equilibrium at MR is equal to MC. On the price front it can be equal or more than the average cost in long run. Now price जो मोनोपोली चार्ज करेगा वो आइदर एवरेज कॉस्ट से इक्वल होगा या फिर वो एवरेज कॉस्ट से ज्यादा होगा.
बट जनरली क्या करते हैं मोनोपोलिस्ट, दे विल चूज टू चार्ज मोर देन द लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट सो दैट दे अर्न द सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स। ना मोनोपोली का एम क्या होगा, उनका एम होगा सुपर नॉर्मल प्रॉफिट्स अर्न करने का, तो वो क्या करेंगे, एवरेज कॉस्ट से ज्यादा ही प्राइस चार्ज करेंगे। तो यहाँ लॉन्ग रन इक्विलिब्रियम हम देख सकते हैं, दिस इज द एमआर कर्व and this is the short run marginal cost and long run marginal cost, so it is intersecting at this point. This is the equilibrium point. So if we extend the line up to AR, this will be equal to our price. This is the equilibrium price. Now this price, you can see, either the firm can charge the cost equal to long run average cost. They can charge this price, but generally they opt to charge price C, OC, because to get the supernormal profits, and the rectangle A, B, C and P, it gives the supernormal profit earned by the monopoly in the long run situation. Next we'll see the price discrimination in monopoly. Price discrimination is defined as market condition when sales of identical goods or services at different prices by the same seller. मतलब सेम सेलर है, सेम आइडेंटिकल गुड्स है, उसे डिफरेंट कंज्यूमर को डिफरेंट प्राइस चार्ज करते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. It is the only feature in monopoly competition where market power can be exercised. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन सिर्फ मोनोपोली सिचुएशन में पाई जाती है बिकॉज ऑफ मार्केट पावर, बिकॉज दे आर द प्राइस मेकर, उनके हाथ में मार्केट पावर रहती है, इसकी वजह से वो प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करते हैं. तो कंडीशंस फॉर इम्प्लीमेंटिंग प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. प्राइस डिस्क्रिमिनेशन करने के लिए तो कंडीशंस क्या है, पहले फर्म शुड हैव फुल कंट्रोल ऑन द प्राइस. A monopoly firm will have the full control over the price. They can charge any price they want. Then it is possible to categorize different markets based on the price elasticity of demand for its product. Now हम मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड कर सकते हैं बेस्ड ऑन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. तो उस वक्त हम प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कर सकते हैं. देन मार्केट्स कैन मस्ट बी सेपरेबल, दैट इज प्रोडक्ट्स कैन नॉट बी परचेस्ड इन वन मार्केट एंड रीसोल्ड इन अनदर मार्केट. एक मार्केट में परचेस करके दूसरे मार्केट में सेल करना ये नहीं हो सकता. सो मार्केट शुड बी सेपरेबल एंड इट इज अज्यूम्ड दैट फर्म शुड चार्ज हायर प्राइस इन फर्स्ट मार्केट एंड लोअर प्राइस इन सेकेंड मार्केट. फर्स्ट मार्केट जो है वहां हायर प्राइस होगा, देन सेकेंड मार्केट में उससे कम प्राइस चार्ज करते हैं. ये अजम्पशन है प्राइस डिस्क्रिमिनेशन का. देन देयर आर 3 डिग्रीज ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन. फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन, सेकेंड डिग्री एंड थर्ड डिग्री ऑफ price discrimination. Let us see in detail about this. First degree price discrimination, it refers to the monopoly situation where monopolist charges maximum price that each buyer is willing to pay. मतलब जो भी एक कंज्यूमर है वो जितना पे करने की क्षमता रखता है उतना प्राइस चार्ज करने का उस कंज्यूमर से, उसे हम फर्स्ट डिग्री ऑफ प्राइस डिस्क्रिमिनेशन कहते हैं. दिस इज ऑल्सो नोन एज परफेक्ट प्राइस डिस्क्रिमिनेशन as it involves maximum exploitation of consumer. यहाँ क्या होता है, कंज्यूमर का एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा होता है. मतलब अगर एक कमोडिटी है, कमोडिटी ए, उसे दो कंज्यूमर है, कंज्यूमर एक्स वाई. कंज्यूमर एक्स is ready to pay 100 rupees and consumer B is ready to pay 80 rupees. His ability to pay or willingness to pay is 180 rupees only. So for the product A, the firm will charge rupees 100 for the same product from X because he is ready to pay 100 rupees, and from Y he will charge 80 rupees because he is only capable to pay 80 rupees. So this is the first degree of price discrimination. Whatever they are willing to pay, that all will be catched by the monopolist as a monopolist in the market. In this, consumer fails to enjoy the consumer surplus. And first degree is practiced by the lawyers and the doctors. Now जो भी consumer surplus का formula क्या है, what willing to pay, what consumer is willing to pay minus what he actually pays. Now here जितना वो consumer he is willing to pay, suppose he is willing to pay 100 rupees, then monopolist will charge 100 rupees from him.
So actually also he is paying 100 rupees. So consumer surplus in this case will be equal to 0. So the consumer cannot enjoy the consumer surplus in case of first degree price discrimination. And this is generally practiced by lawyers and doctors. Lawyers and doctors क्या करते हैं, जितने भी उनके कस्टमर्स है या क्लाइंट्स है, वो जितना उन्हें पे कर सकते हैं उतना उससे पेइंग चार्जेस, उनके सर्विस चार्जेस लगाते हैं. So this is the first degree of price discrimination. Then second degree of price discrimination. In some market, each consumer purchase many units of goods over a given period, and consumer demands decline with the number of unit purchase. ना एक कंज्यूमर है तो वो डिफरेंट यूनिट्स ऑफ गुड्स को डिमांड करता है वेरियस पीरियड में. फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी, फॉर अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम, सपोज 1 month, he purchased many units of electricity, that is kilowatts. So as the quantity of consumption increase of electricity, the consumer's willingness to pay declines. Like बल्क में हम जब कोई चीज खरीदते हैं तो हम क्या, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करते हैं कि उसे थोड़ा डिस्काउंट मिलना चाहिए, बिकॉज वी आर परचेजिंग इन बल्क. So this type is followed in second degree of price discrimination. फॉर एग्जाम्पल इलेक्ट्रिसिटी में एक स्लॉट रहता है. अगर कंजम्पशन 1 किलोवाट टू 20 किलोवाट्स होगा तो उसके पर यूनिट चार्जेस डिफरेंट होगा. सपोज पर यूनिट चार्जेस हम लेंगे 2 रुपीज पर यूनिट. अगर 20 किलोवाट्स टू 40 किलोवाट्स होगा तो उसका तो ये ज्यादा होगा, ये 5 रुपीज पर यूनिट. तो ये क्या होगा, ये 4 रुपीज पर यूनिट. सो एज द number of units increases, the rate per unit decreases. So this is the example of second degree price discrimination. As the quantity purchased increases, that time the price charged will decrease. I can see here in the graph. Now this is the block 1. Now this is the equilibrium quantity Q naught, because here MR is equal to MC at this point. This is the equilibrium quantity. And equilibrium price is P naught. So here monopolist, what he will do, he will give the ranges. Now if any producer purchases between the, let us O to Q1, between this slot, then he will charge price P1 for this slot. Then if anyone purchases from Q1 to Q0, he will charge P0 price. If any consumer purchases from Q0 to Q3, he will charge P3 amount. So for certain range of quantity, he will charge different prices. This is the second degree of price discrimination, and it operates by charging different prices for different quantities or blocks of same good. And third degree of price discrimination. Here it refers to price discrimination in which monopolies divide the entire market into sub-markets and different prices are charged in each sub-market. Therefore, third degree price discrimination is also termed as market segmentation. थर्ड डिग्री प्राइस डिस्क्रिमिनेशन में क्या होता है, एंटायर मार्केट को सब मार्केट्स में डिवाइड किया जाता है और हर एक सब मार्केट को एक अलग प्राइस चार्ज किया जाता है. In this type of price discrimination, monopoly is required to segment market in manner so that products sold in one market cannot be resold in another market. ये ख्याल रखे उसे सब मार्केट्स डिवाइड करने हैं. Moreover, monopolies should identify the price elasticity of demand of different sub markets. Price elasticity भी determine करनी पड़े. Now the groups यहाँ कैसे किया जाता है, depending upon the age, sex and location. Based on these criteria, the grouping is done about the market. For example, railways charges lower fares from senior citizen. मतलब यहाँ age के बेस में क्लासिफाई किया है. Then students get discount in cinemas, museum and historical monuments. यहाँ भी age को criteria रखा है क्लासिफिकेशन में. And even you can see the third degree based on elasticity in case of aeroplane air tickets. अगर एयर टिकट्स आप 2-3 महीने पहले बुक कर रहे हैं तो वो आपको सस्ते में मिलेगा, लेकिन अर्जेंटली हम 2-3 दिन के फ्लाइट टिकट बुक कर रहे हैं, विद इन 2-3 डेज हमें फ्लाइट
ट्रैवल करना है, उस वक्त हम बुक कर रहे हैं, तो उस वक्त क्या होता है, प्राइस हाई चार्ज किया जाता है, बिकॉज बेस्ड ऑन इलास्टिसिटी. नाउ व्हेन देयर इज अर्जेंसी टू ट्रैवल, दैट मीन्स योर डिमांड फॉर एयर टिकट्स इज इनइलास्टिक, you want it in any condition. So उस वक्त कंज्यूमर से क्या हायर प्राइस चार्ज किया जाता है. तो उन्हें पता होता है कि ये कंज्यूमर परचेस करेगा ही करेगा बिकॉज ऑफ हिज अर्जेंसी. दैट टू इफ यू आर प्लानिंग इट 2-3 months before, you are planning your travel plan 2-3 months before, then that time you will search for the cheaper options. So before booking before 2-3 months gives you cheaper price. So this is the third degree price discrimination followed in the airplane tickets booking. Next, let us take the summary of these three price discrimination. In first degree, here monopolist attempts to remove consumer surplus. All consumer surplus is absorbed by the monopolist. Whatever they charges high price to every consumer, whatever they are willing to pay will be absorbed. Example is the medical consultant or lawyer. Then second degree is bulk buying gives the discount. So as the quantity increases, you will get at the lesser price. So this is the second degree price discrimination. And third degree, it is consumers have different price elasticity. Based on the price elasticity, prices are fixed. This is the third degree price discrimination. Then, so let us see what is the relationship between the price discrimination and price elasticity of demand. Now first let us see what is the relationship between marginal revenue and price. Marginal revenue is equal to P into bracket 1 minus 1 upon EP. This is the relationship between the marginal revenue and the price. How it has derived and all, it is not the part, but this is the main formula. Marginal revenue we can find out with the help of price and elasticity. So you can see here, when price elasticities are same, the price discrimination is not profitable. Now, if price elasticity is same for two consumers, then we cannot charge the price discriminate. We cannot discriminate the price. Same price has to be charged. Now, for example, if we take, now there are two consumers. For first consumer, marginal revenue will be equal to price into 1 minus EP. Now, EP is the price elasticity. EP1 is equal to EP2. That is, price elasticity is same. So, marginal revenue for 2 will also be equal to P into 1 minus E upon EP. So, in this case, they cannot charge the different prices. They have to charge the similar prices. Then what is, let us see what is the relationship between the marginal revenue and price elasticity. You can see here price elasticity and negative sign. So price and negative sign. So price is inversely related to the price elasticity. Here we have price is inversely related to the price elasticity of demand. So wherever it is inelastic matlab lower price, lower value of elasticity, that time higher price will be charged. So there is inverse relationship. Next, we'll see what is meant by monopoly power. The monopolist is the only seller in the market of his product. He possesses the monopolist dominance or monopoly power in the market. मोनोपोली क्या होता है, वो सिंगल सेलर रहने की वजह से उसके पास पावर रहती है मार्केट को ऑपरेट करने के लिए. So, but the degree will be not same for all the monopolies. The degree of power will differ from one monopoly to another. Then that is the degree of monopoly power depends on the numerical coefficient E of the price elasticity of demand for monopolist product. Higher the degree of monopoly power would obtain from the smaller the value of E. We have seen the relationship. Price is inversely related to price elasticity. So, lower the value of price elasticity, higher will be the price charge. वो higher price charge कर सकता है, मतलब क्या, उसके पास higher power है, monopoly power higher रहेगा. So this idea was supported by the formula of Lerner. Professor AP Lerner ने Lerner index दिया है जिससे हम monopoly power compute कर सकते हैं. So Lerner index is equal to P minus marginal cost divided by price. So marginal cost at equilibrium will be equal to marginal revenue. MR is equal to MC at marginal
revenue. So we can substitute as learners index is equal to P minus MR whole divided by P. Now MR का फॉर्मूला हमें पता है, MR is equal to P into 1 minus 1 upon E. So if we substitute this, P minus P into 1 minus E whole divided by P. Now if we simplify this, we'll get is equal to P minus P into करते हैं P माइनस माइनस प्लस हो जाएगा प्लस P upon E whole divided by P. If we take P common from all, P 1 minus plus 1 upon E whole divided by P. तो यहाँ P कैंसल हो जाएगा, +1 -1 कैंसल हो जाएगा, it will be equal to 1 upon E. So learner's index will be equal to 1 upon E at the equilibrium point. Next market situation is duopoly. It is an oligopoly market situation where there exists two sellers selling a product. जहाँ two sellers और several buyers होते हैं, उससे हम उस situation को हम duopoly कहते हैं. It is the simplest form of oligopoly. Then Cornard's duopoly model is used to explain the equilibrium of duopoly market. So assumption of this model sir, all firm products are homogeneous. जो दो firms है, दो sellers है, उनके products क्या हो जाएंगे, identical है. Then market price is result of total market supply. मतलब जो दो यूनिट्स टुगेदर मिलके सप्लाई कर रहे हैं उसके आधारित पे मार्केट प्राइस डिसाइड होगा. Then firm decide simultaneously how much to produce. दोनों फर्म साइमल्टेनियसली कितना प्रोड्यूस करना है वो डिसाइड करेंगे. और behavioral pattern of firms is naive. So these are the assumption. Then what are the findings? Let us see. First, according to this model, the firms have common and competing interest with respect to demand and cost function. Demand और cost function में वो common और competing है. Then share of each firm will be equal to 1 upon n plus 1. यहाँ n मतलब number of sellers. N is equal to number of sellers. So share of each firm will be equal to 1 divided by n plus 1. So share of individual firm in duopoly. Duopoly में कितने 2 sellers रहते हैं. So 1 by 2 share of one firm. Then share of industry will be equal to 1 upon n plus 1 into n. So 1 by 2 sorry 1 by 3 हो जाएगा, ये 2 plus 1 है 1 by 3 1 by 3 into 2. So इंडस्ट्री का आउटपुट क्या हो जाएगा 2/3. टोटल आउटपुट नहीं होगा, 2/3 आउटपुट. दैट इज एन इक्विलिब्रियम कर्व. ईच फर्म प्रोड्यूसेस 1/3. दिस इज वी कैन सी 1/3 of total market share and together they cover 2/3 of total market share. Then next market condition is oligopoly. Oligopoly is a market condition with few sellers each offering a product. The product may be homogeneous or differentiated to the others. So oligopoly में few sellers and more buyers रहते, several buyers रहते, और sellers क्या है वो either homogeneous product और differentiated products में बेचते हैं. Then characteristics are few sellers and large number of buyers. Entry barriers are high. Easily enter नहीं कर सकता कोई firm. Then firms are mutually interdependent for decision making, due to which demand curve for oligopolistic firm is indeterminate. Indeterminate मतलब kinked. यहाँ क्या होता है, फर्म्स क्या होते हैं एक दूसरे पे डिपेंडेंट रहते हैं डिसीजन मेकिंग में, इसलिए ओलिगोपोली का डिमांड का जो होगा वो किंग्ड रहेगा. देन प्रोडक्ट्स कैन बी होमोजेनियस और डिफरेंशिएटेड. द सेलर्स आर द प्राइस मेकर्स. यहाँ सेलर्स ही प्राइस डिसाइड करेंगे, इसलिए उन्हें प्राइस मेकर कहते हैं. और प्राइस रिजिडिटी मतलब आसानी से प्राइस चेंज नहीं होता ओलिगोपोली में, वो रिजिड रहता है, वो स्टिकी रहता है. देन प्योर ओलिगोपोली एग्जांपल स्टील एंड केमिकल कंपनीज, द वर्ल्ड मार्केट ऑफ क्रूड ऑयल. तो जो ओलिगोपोली होमोजेनियस प्रोडक्ट्स को सेल करता है उन्हें हम क्या कहते हैं, प्योर ओलिगोपोली. एंड डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली मतलब डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स सेल करने वाले जो होते हैं उन्हें हम डिफरेंशिएटेड ओलिगोपोली कहते हैं. एग्जांपल मोबाइल कंपनीज, कंप्यूटर कंपनीज, ऑटोमोबाइल कंपनीज. These are the
same in the mobile companies, they sell the mobile, but they are differentiated. Each company's mobile is differentiated. So this is differentiated oligopoly. There are two types of oligopoly: non-collusive oligopoly and collusive. In case of non-collusive oligopoly, differentiated products are sold. Whereas in collusive oligopoly, homogeneous products are sold. In non-collusive, the firms work independently. There is no relationship between the two or more firms which are existing in the market. But here in collusive, there is agreement between firms to restrict the competition and maintain the barriers to the entry. यहाँ कोलिजियो में क्या करते हैं, जो भी फर्म्स है ओलिगोपोली मार्केट में, वो एक एग्रीमेंट बनाते हैं कि हम इतना ही प्राइस चार्ज करेंगे, सो दैट कंपटीशन रेस्ट्रिक्ट होगा और न्यू फर्म्स एंटर करने के लिए बैरियर्स रहते हैं. देन प्राइसेस टेंड टू बी स्टिकी. स्टिकी मतलब वो प्राइसेस रिजिड हो जाते हैं, एक ही जगह एक ही प्राइस टेंड करता है, इजीली चेंज नहीं कर सकते यहाँ. In case of collusive, price tend to be non-sticky. जो वो agreement करेंगे वो price fix हो जाएगा. Then models which explain non-collusive oligopolies: Cornert model, Burton's model, Stackelberg model, and kink demand model. Whereas collusive oligopoly is explained by price leadership model and cartel model. So let us see what is the kink demand model of oligopoly. This is the famous model in the oligopoly. It was given by Paul and Sweezy to explain the price rigidity in the oligopoly market condition. According to Paul Sweezy, the kink demand curve is an operational tool for determining the equilibrium in the oligopolistic market. Kink demand curve मतलब डिमांड का ऐसा किंक रहता है, यहाँ एक कॉर्नर रहेगा, तो इस कॉर्नर पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन रहती है ओलिगोपोली मार्केट की. So assumption of model, first assumption is there is no cooperation or collusion among the firms. Firms के बीच कोई agreement नहीं है, they are independent. The products are similar, मतलब homogeneous product है. Each firm will act and react in a way that keeps condition tolerable for all the members of the industry. एक firm की action और दूसरे firms की reaction वो क्या है, they will react independently, so that to maintain the conditions tolerable for all members. Then according to Paul Sweezy, the demand curve of oligopolistic has a kink. Kink मतलब यहाँ एक corner ऐसा. The demand curve has two parts. Upper part of the kink demand curve has higher price elasticity than the lower part of the curve. So higher upper part जो होगा demand curve का, उसका elasticity ज़्यादा होगा compared to the lower part. Due to the kink in the demand curve, MR curve, that is marginal revenue curve, also is the discontinuous at the level of output corresponding to kink. जिस output पे demand पे kink आ जाएगा, उसी वक्त MR curve भी discontinuous रहेगा because of the kink in the demand curve. And even marginal revenue curve has two parts, upper part and the lower part. You can see here in the graph. Now this is the demand curve, and this is the kink over here, and the margin, this is the marginal revenue curve, which is discontinuous at the point of where there is kink. So it is continuing after the kink here. So this is the marginal revenue curve of the oligopoly market. So the demand curve of oligopolist has a kink at the point E. Here point E पे kink है, reflecting the behavioral pattern of firm. If firm reduces his price, he expects that his competitor will follow him, matching the price cut, so that although the demand in the market increases, share of competitors remains unchanged. Suppose ये प्राइस है, अगर ओलिगोपोलिस्ट ने इससे कम प्राइस चार्ज करेंगे तो वो यहाँ इस कर्व पे ऑपरेट होगी. But price cut by one firm is followed by the other firms, so that they have to increase. मतलब एक फर्म ने अगर प्राइस रिड्यूस किया तो दूसरे भी फर्म रिड्यूस करेंगे, क्योंकि उन्हें उनका मार्केट शेयर वैसा ही रखना है. तो even though there is decrease in price, the demand has increased, but the market share will not remain. It will remain unchanged. It will remain the same. Thus, reduction in price below P, which corresponds to the point kink, the share of the market demand curve is relevant curve for decision making.
However, entrepreneur expect that his competitor will not follow him if he increase the price, so that he will lose the considerable part of his custom. अगर इस P से ज्यादा प्राइस चार्ज करेगा तो कॉम्पिटिटर्स क्या करेंगे, वो प्राइस हाई किया हुआ वो फॉलो नहीं करेंगे, सिर्फ प्राइस लो किया हुआ फॉलो करेंगे. तो कंपेयर टू अदर प्रोडक्ट्स, इस जो प्राइस बढ़ाएगा उसके प्रोडक्ट कॉस्टलियर हो जाएगा, तो कंज्यूमर्स लोअर कॉस्ट वाले के पास डाइवर्ट हो जाएंगे. इसलिए प्राइस वो हाई नहीं करेगा, वो प्राइस इसी लेवल पे मेंटेन करेगा, ना ही नीचे आएगा ना ही ऊपर जाएगा. इसलिए प्राइस को हम इन केस ऑफ ओलिगोपोली हम प्राइस को रिजिड कहते हैं. Then the equilibrium is achieved at the point of kink, because at any point on left of the kink the marginal cost is below MR, while on the right of the kink marginal cost is larger than MR. Thus the total profit is maximized at the point of kink. Now equilibrium point जो होगा यहाँ kink पे ही, यहाँ किसी भी पॉइंट में डिसाइड किया जाए. ये MR का डिसकंटिन्यूअस है, तो इसी पॉइंट, इसी बीच इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा, जहां गैप है वहां इस बीच में ही इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाएगा. बिकॉज इफ द प्राइस इक्विलिब्रियम पॉइंट कैन नॉट बी टू द राइट ऑफ द MR कर्व, बिकॉज इस केस में यहाँ MC क्या है, यहाँ MR कर्व है, so MR is greater than MC and here MR is below than MC. So whatever equilibrium point is there, it will lie here at the point of kink. Then कोलिजी ओलिगोपोली दो टाइप के होते हैं, कार्टेल और प्राइस लीडरशिप. कार्टेल मतलब, कार्टेल इज अ ग्रुप ऑफ फर्म एक्टिंग एज यूनियन. कार्टेल मतलब एक एग्रीमेंट बिटवीन द यूनियन, वो सारे फर्म्स एक यूनियन की तरह काम करते हैं. प्राइस लीडरशिप मतलब यहाँ क्या होता है, एक फर्म लीडर होता है और सारे बाकी के सारे उसे फॉलो करते हैं. सो इट इज यू कैन से इट इज अ टाइप ऑफ मोनोपोली ऑल्सो, इन विच वन फर्म इज फॉलोड बाय द अदर फर्म्स, और जो वो वन लीडर है उसे हम डोमिनेंट फर्म कहते हैं. Then if all firms keep the cartel agreement, they can increase the profit, and follower firms want to increase the profit by following the policies of dominant firm. जो भी एग्रीमेंट अगर फॉलो करेंगे कार्टेल में तो उनके प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा, और प्राइस लीडरशिप में अगर वो लीडर को फॉलो करेगा तभी उनके प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो जाएगा. एग्जाम्पल फॉर कार्टेल इज OPEC, and example for price leadership is Nestle is acting a price leader in the coffee industry. Then cartel, it is defined as group of firms who have joined together in an agreement, often to restrict the output and artificially keep the prices as high as they can, limiting the competition and making their market power. वो सारे एक यूनिट की काम करते हैं और ओलिगोपोली मार्केट सिचुएशन क्या हो जाएगी, मोनोपोली मार्केट में कन्वर्ट हो जाएगी. Then cartel act as monopoly because they restrict the output and raise the price. Generally, cartel agreements are not legally enforceable and hence are inherently unstable. वो क्या, कार्टेल क्या होता है, वो लीगल डॉक्यूमेंट नहीं रहता, तो इन केस में क्या, एक फर्म जो होगा वो उस कार्टेल के अगेंस्ट या एग्रीमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं, इसलिए कार्टेल क्या है, इनहेरेंटली अनस्टेबल रहता है. Then price leadership, one firm is assumed to role the price leader and he will fix the price of the product for entire industry. The price leader is generally very large or dominant firm or firm with the lowest cost of production. यहाँ लीडर जो फर्म होगा वो आइदर वेरी लार्ज होगा, मतलब उसका कंट्रीब्यूशन मार्केट में ज्यादा है, या डोमिनेंट फर्म होगा, या फिर वो फर्म जिसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम मिल रहा है, तो वो प्राइस लीडर बन जाएगा. द अदर फर्म्स इन द इंडस्ट्री विल सिंपली फॉलो द प्राइस लीडर एंड दे विल एक्सेप्ट द प्राइस फिक्स्ड बाय हिम एंड एडजस्ट देयर आउटपुट टू दैट प्राइस. So this is the price leadership. Then there are types of price leadership. Price leadership of dominant firm. A dominant firm will set the price for entire market and rest market will simply follow the price set by him. So जो भी डोमिनेंट फर्म होगा वो प्राइस फिक्स करेगा और बाकी के सिंपली उसे फॉलो करेंगे. बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप मतलब एक बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप इज द प्राइस फॉर एंटायर मार्केट इज फिक्स्ड बाय ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड, मतलब ओल्ड एंड एक्सपीरियंस्ड फर्म जो है वो उस इंडस्ट्री का प्राइस फिक्स करेगा, तो उस केस में हम बैरोमेट्रिक प्राइस लीडरशिप कहते हैं.
और यहाँ प्राइस फिक्स करते वक्त जो भी लीडर प्राइस लीडर है, we will keep in the mind to protect the interest of all firms instead of promoting his own interest. Then exploitative or aggressive price leadership, it is one in which big firm build its supremacy in market by following aggressive leadership. अपनी जगह एक फर्म नया आता है वो और अपनी जगह खुद बनता है, वो बहुत ज्यादा डोमिनेंट या एक्सप्लोरेटिव है, मतलब स्टार्टिंग में प्राइस बहुत कम रखने का, सारे कंज्यूमर्स को अब्सॉर्ब करने का और उसके बाद प्राइसेस बढ़ाने का, उसको हम कह सकते हैं एक्सप्लोरेटिव और एग्रेसिव प्राइस लीडरशिप. देन मोनोपोलिस्टिक कंपटीशन, इट इज अ मार्केट स्ट्रक्चर इन विच मेनी फर्म्स आर सेलिंग डिफरेंशिएटेड प्रोडक्ट्स दैट आर ऑलमोस्ट सिमिलर बट नॉट आइडेंटिकल. वो सिमिलर है लेकिन हम आइडेंटिकल नहीं कह सकते, वो एकदम डुप्लीकेट कॉपी नहीं है, देयर इज सम डिफरेंशिएशन. It has some features of perfect competition and some features of monopoly. So it is called as monopolistic competition. And Chamberlain, he has given the monopolistic model. The concept of selling cost in the theory of firm was introduced by Chamberlain. The shape of selling cost is U-shaped curve. Selling cost concept जो है वो Chamberlain ने अपने मॉडल में, Chamberlain model of monopolistic model उसमें introduce किया. The recognition of product differentiation provides the foundation of selling expenses incurred by a firm. With advertising and other selling activities, firm seeks to highlight the difference between his product and the product of other group. जो मोनोपोलिस्ट में क्या होता है, हाई एडवर्टाइजिंग रहता है, एडवर्टाइज करके कैसे एक फर्म का प्रोडक्ट अदर फर्म्स के हिसाब में अलग है, उसके अलग फीचर्स क्या है, वो बताने के लिए एडवर्टाइज की हेल्प ली जाती है. तो ये एडवर्टाइज क्या हो जाएगा, सेलिंग कॉस्ट रहेगा. दैट इज चेम्बरलिन assumes that advertising is in general will shift the demand and will make it less elastic and by strengthening the preference of the consumers for the advertised product. एडवर्टाइज करके उसे इतना मतलब लोगों में उसके उस प्रोडक्ट के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन पास करते हैं या अट्रैक्टिव पोस्टर्स, अट्रैक्टिव एडवर्टाइज बना के उससे वही उस फर्म का प्रोडक्ट कैसे बहुत अच्छा है ये बताया जाता है. Then profit maximization condition in monopolistic. Profit will be maximum at the situation MC is equal to MR. Marginal cost is equal to marginal revenue. So this is the marginal cost is equal to marginal revenue. This is the equilibrium point, and price charged by will be equal to, if we'll extend this line up to AR, this will be the price charged. So price in case of monopolist, they go for markup pricing. Markup pricing मतलब setting price to cover the direct cost plus some percentage of profit contribution. ना अगर हम देखा जाए तो ये cost हो जाएगा उसका. This should be the price in the equilibrium, but actually he price sets the price PM. So this will be his markup price or extra profit he earns. Markup cost can be calculated as price minus cost divided by cost. A markup on price price minus cost divided by price. This is the markup on cost and markup on price.